यार, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी तुम अपने माँ बाप के फैसले पर हाँ में हाँ क्यों मिलाती हो? जब लड़का तुम्हें पसंद ही नहीं है तो शादी के लिए हाँ क्यों बोल दी? देख, मैं ये नहीं कह रही कि अपने माँ बाप के खिलाफ बगावत कर दो या उनकी बेइज्जती करो, लेकिन कम से कम अपनी बात तो उनके सामने रखो। फोन पर साफ झलक रहा था कि लड़की अपनी किसी खास दोस्त से बात कर रही थी कि वो अपने माँ बाप द्वारा चुने गए लड़के से शादी करने से इनकार करे। फिर उसने तेरी मर्जी कहकर फोन रख दिया और वापस सो गई। उसके उलझे बालों से चेहरा ढका हुआ था, फिर भी साफ झलक रहा था कि वो बेहद खूबसूरत थी। ये आवाज खनक की थी, जो जोधपुर के शेखावत खानदान की बेटी थी। खनक शेखावत, उम्र 22 साल, हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी करके जोधपुर वापस लौटी थी। शेखावत परिवार जोधपुर के रईसों में से एक था और महलों में रहता था, जिसका नाम था शेखावत महल। वीरेंद्र सिंह शेखावत यहाँ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। आज शेखावत महल में बहुत चहल पहल थी। आज वीरेंद्र शेखावत की इकलौती बेटी खनक को लड़के वाले जो देखने आ रहे थे। कुछ देर बाद बड़े से हॉल में राणा परिवार बैठा था। जोधपुर में उनका ही हुक्का पानी चलता था। शेखावत साहब 20 साल पहले जयपुर से यहाँ बस गए थे, लेकिन राणा खानदान पीढ़ियों से जोधपुर पर हुकूमत करता था। शेखावत साहब, बुरा ना माने तो एक शंका हमारे मन में थी। आशुतोष राणा ने सामने बैठे वीरेंद्र जी से सवाल किया। अरे राणा साहब, आप बेझिझक पूछिए, क्या सवाल है आपके मन में? हालांकि कहीं ना कहीं मन ही मन वीरेंद्र जी सवाल जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे अपना सवाल कहने को कहा। क्या है ना, हमारे यहाँ बींदड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी न लाते। आप तो जानते ही है ना राणा खानदान के नियम। पढ़ी लिखी छोरी बगावत करना चाहे, बस हम यही जानना चाहते हैं कि आपकी बिटिया कितनी पढ़ी लिखी है। उनकी बात सुन वहाँ बैठा कोई भी इंसान हैरान नहीं था, क्योंकि राणा खानदान के बारे में हर कोई बहुत अच्छे से जानता था। वीरेंद्र जी ने एक पल रुककर जवाब देते हुए कहा, हमारी बिटिया तो केवल 10वीं तक स्कूल गई, फिर उसका मन लगा ही नहीं पढ़ाई लिखाई में। 12वीं तो खींचतान के हो गई। बाकी घर और बाग कला के सब काम में उत्तीर्ण है हमारी बेटी। उन्होंने अपनी बेटी की बड़ाई करते हुए कहा। वीरेंद्र जी की बात सुनकर राणा परिवार के लोगों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल चुकी थी। वीरेंद्र जी की ये बात सुनकर खनक की नींद उड़ गई। उसके चेहरे से जुल्फे हटते ही उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। उसका रंग इतना गोरा और गले की त्वचा इतनी नाजुक व पारदर्शी थी कि मानो पान की पीक उसके गले से उतरते हुए साफ दिखाई दे जाए। उसने शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहना था। उसने मुंह फाड़े हैरानी से कहा, 10वीं तक पढ़ी हूँ? ये क्या बकवास है? मैं बीटेक IIT टॉपर हूँ। वो तेज आवाज में कुछ कहती, उससे पहले ही किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसको खींचकर अंदर ले गया। ये कोई और नहीं बल्कि देविका शेखावत थी, वीरेंद्र जी की पत्नी। जब वो दोनों कमरे में आए तब वो लड़की खींचते हुए बोली, मासा, ये सब क्या है? बाहर बोलो कौन है, और बाबा सा झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं बीटेक टॉपर हूँ और वो बोल रहे हैं कि मैंने 12वीं खींचतान के किया है। क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? कैसे कपड़े पहने हैं? ये मुंबई नहीं है लाडो, जल्दी से पोशाक पहन ले। और यही आज से सच्चाई है कि आपने 12वीं की है। राणा परिवार तुम्हारा होने वाला ससुराल है। देविका जी ने सख्ती दिखाते हुए कहा। ये क्या बकवास है मासा? उनका लड़का अनपढ़ है क्या, जो उनको पढ़ी लिखी बहू से तकलीफ है? खनक ने मुंह बनाते हुए कहा। मान लो शादी हो भी गई तो एक अनपढ़ से? नहीं मासा। देविका जी ने उसको आंखें दिखा दी और बोली, आपके बाबा सा ने 20 साल पहले उनको जुबान दी थी। वो तो हमने आपका बाल विवाह नहीं करवाया। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और तैयार होकर आइए। वाह, आपने क्या एहसान किया है मुझ पर। ये कहते हुए उस लड़की ने मुंह बनाते हुए हाथ जोड़ लिए, लेकिन फिर बोली, पर मैं ये शादी नहीं करूंगी। उसने खड़े होकर हल्के गुस्से में कहा, आपसे किसी ने पूछा नहीं है लाडो। जे नाटक खत्म कर और नीचे तमीज से पेश आना सबके सामने। जो सवाल करे उसका जवाब ठीक ढंग से देना। कोई काम आता है या नहीं, उसका जवाब सिर्फ हाँ ही होना चाहिए। ये कहते हुए देविका जी ने गुलाबी रंग का पोशाक उसके हाथ में दिया।
आपको भी पता है मुझे कुछ नहीं आता। उस लड़की ने हल्के गुस्से और चढ़न के साथ कहा। सिखा देंगे हम, अब आप यहीं रहने वाली हैं। देविका जी वहां से इतना बोलकर चली गईं। वहीं खनक ने जैसे तैसे पोशाक पहनी। उसको चिढ़ हो रही थी, गुस्सा आ रहा था। भला उसे सबने समझ क्या रखा था? उसने खुद को आईने में देखा और एक अजीब सी स्माइल के साथ बोली, मैं भी देखती हूँ वो लोग मुझसे मिलने के बाद कैसे हाँ करते हैं। न जाने उसके दिमाग में क्या ही चल रहा था, लेकिन ये बिल्कुल साफ था, शेखावत परिवार ने उसके ऊपर शादी का दबाव बनाया था और अपने माँ बाप के आगे उसकी बिल्कुल भी चलने वाली नहीं थी। नीचे सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। आशुतोष जी ने अपने बेटे की ओर देखकर सवाल करते हुए कहा, आप बताएं कुंवर, क्या आप इस रिश्ते से सहमत हैं? उस लड़के ने केवल धीरे से सर हिला दिया और मन ही मन कहा, बाबा साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। अपनी सौगंध देकर इस शादी के लिए राजी किया है हमें, और अब सबके सामने हमसे हमारी मर्जी पूछ रहे हो। अब तो कुंवर भी राजी है। अब आप जल्दी से हमारी बींदनी को बुला दीजिए, शकुंतला देवी ने बेचैनी से कहा। आशुतोष राणा की माँ और कुंवर अनिरुद्ध राणा की दादी शकुंतला देवी का घर की औरतों में राज चलता था। 5वीं पढ़ी होने के बाद भी उनको हर काम की समझ थी। वीरेंद्र जी ने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, जाइए, लाडो को नीचे ले आइए। वहीं खनक गुस्से से मुंह बनाकर बैठी थी, जिसमें वो बेहद क्यूट लग रही थी, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह। चलिए, देविका जी ने खनक को उठाते हुए कहा। खनक ने अपनी माँ को देखा और बेमन से जाने के लिए उठ गई। वो अभी सीढ़ियों से उतर ही रहे थे कि उनके कानों में तेज और साफ आवाज आई, काकी साहब, इनका सर ढक दीजिए, हमारे यहाँ शादी से पहले मुंह नहीं दिखाते सबको। अनिरुद्ध राणा का पहला वाक्य सुनकर ही खनक ने उसको नापसंद कर दिया था। देविका जी ने जल्दी से ओढ़नी से खनक का चेहरा ढक दिया। खनक ने घूंघट में ही अनिरुद्ध की नकल करते हुए कहा, इनका मुंह ढक दीजिए। मासा, लड़की का ही क्यों, लड़की का भी मुंह ढक दो। ये कहते कहते खनक ने मुंह बना लिया। देविका जी ने उसके हाथ पर हल्की सी चपत लगाते हुए उसे चुप करा दिया। वहीं दोनों माँ बेटी को एहसास नहीं हुआ कि अनिरुद्ध के तेज कानों में ये बात पड़ चुकी थी। देखने में ही उसके चेहरे पर एक अलग तेज था, हल्का सांवला रंग, चेहरे पर ताव देती मूछें और हल्की दाढ़ी, 6 फुट 3 इंच कद, एक अलग ही चार्म था उसकी पर्सनैलिटी में। लेकिन उसकी बातें हमेशा सख्त और चुभने वाली ही होती थी। राणा परिवार को रूढ़िवादी परिवार माना जाता था, जहां मर्दों की ही चलती थी। ऐसे में खनक कैसे इस शादी को निभा पाएगी, ये सवाल बड़ा था। जुबान तो घनी तेज है लड़की की, अनिरुद्ध ने मन ही मन कहा। वहीं खनक ने भी मन ही मन कहा, कहाँ फंसा दिया बाबा साहब, इतना मुश्किल तो जेईई का एग्जाम भी नहीं था। शकुंतला देवी खड़ी हुई और खनक के पास आई। देविका जी ने कुछ इशारा किया तो खनक ने खड़े होकर उनके पैर छुए। सदा खुश रहो, शकुंतला जी ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन्होंने उसका चेहरा देखा। खनक हैरान थी। अभी उनका पोता बोल रहा था कि शक्ल नहीं दिखाना, यहाँ उसकी दादी उसको घूर घूर कर देख रही थी। ये क्या था आखिर? वो समझ नहीं पा रही थी। जब दादी को संतुष्टि हो गई कि उसका रंग रूप और नाक नक्शा अच्छा है, तो अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। कैसी सोच है यार इन लोगों की, मैं 2 मिनट और बैठी तो कसम से कुछ हो जाएगा। खनक ने अपनी मुट्ठी कसते हुए मन ही मन कहा। लाडो, जाइए, आपने जो मिठाई बनाई है वो ले आइए, वीरेंद्र जी ने कहा। जी बोलकर खनक खड़ी हो गई, लेकिन वो कंफ्यूज थी कि उसने कौन सी मिठाई बनाई है। वो तो अभी सोकर उठी थी। देविका जी उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। दादी जी ने फिर से सवाल किया, वैसे आपकी बेटी कौन सी मिठाई बना लेती है? वीरेंद्र जी ने नकली मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी ज्यादा नहीं, बस गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, पेड़ा, 5 तरह के लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, रसमलाई, चूरमा और घेवर तो वो सबसे स्वादिष्ट बनाती है। इतने मिठाई के नाम सुनकर सब लोगों के चेहरे पर चमक आ गई। अगम, अनिरुद्ध के बड़े भाई का बेटा, खुश होकर बोला, वाह क्या बात है काकूजा, बच के रहना, कहीं आपको डायबिटीज ना हो जाए। सब उसकी बात पर हंसने लगे। वहीं अनिरुद्ध ने मन ही मन कहा, चलो, जुबान के साथ साथ हाथ भी चलाना आता है इसे। शादी होने दो,
जुबान तो हम बंद करवा देंगे। इतना सोचकर उसने अपने होठों पर एक घमंड भरी मुस्कान सजा लिया। किसी को नहीं पता था उसके मन में क्या चल रहा था। वहीं खनक किचन में अपनी माँ को गुस्से में देख रही थी। देखा मासा, कैसे लोग हैं ये? इतने पुराने ख्याल तो किसी के 100 साल पहले भी नहीं होते थे। उसने मुंह बनाकर शिकायत की। आप चुप रहे, वो राजे रजवाड़े के खानदान से हैं, उनके रिवाज होते हैं। बस आप मुंह बंद रखें अपना। हे भगवान, बस ये रिश्ता पक्का हो जाए। देविका जी ने प्लेट में मिठाई रखते हुए कहा और प्लेट खनक के हाथों में पकड़ा दिया। खनक किचन से बाहर जाती उससे पहले ही देविका जी उसको वार्निंग देते हुए बोली, और आज के लिए केवल मारवाड़ी या हिंदी बोलनी है, अंग्रेजी में किटपिट करने की जरूरत नहीं है, समझिए आप? खनक क्या ही करती, उसने बेमन से सबको मिठाई दी और आकर एक तरफ बैठ गई। शकुंतला जी उससे सवाल कर रही थी, वो बस बेमन से ही हाँ ना कर रही थी। उसका कम बोलना किसी को अच्छा लग रहा था, जिसकी नजरें खनक पर जम चुकी थी। खनक ने मन ही मन कहा, ये लोग तो पीछे ही पड़ गए हैं, मुझे नहीं करनी ऐसे नैरो माइंडेड खानदान में शादी। कुछ सोच खनक, इस बला से पीछा कैसे छुड़वाया जाए। वो अभी यही सब सोच रही थी कि अचानक ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने कुछ खुश होकर खुद से ही कहा, अरे हाँ, अभी तो लड़का और लड़की को अकेले में मिलने के लिए भी कहा जाएगा ना, तो उस वक्त मैं मना कर दूंगी। हाँ, यही बेस्ट होगा। वो अपनी बात पर बेहद खुश हो गई और मन ही मन खुद को शाबाशी देने लगी। लेकिन तभी आशुतोष जी की आवाज उसके कानों में पड़ी। आशुतोष जी ने कहा, देखिए वीरेंद्र जी, हमें आपकी बेटियां पसंद है और ये रिश्ता भी हमें मंजूर है, तो क्यों ना शगुन का नारियल देकर रिश्ता पक्का कर लिया जाए। वीरेंद्र जी ने खुश होते हुए कहा, जरूर राणा साहब, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या ही होगी हमारे लिए। खनक ने जैसे ही ये सुना वो हैरान रह गई। कहाँ वो मना करने का प्लान बना रही थी और कहाँ रिश्ता पक्का भी हो चुका था, और अब वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। शकुंतला जी ने खनक को शगुन की चुनरी उठाई और नारियल के साथ 11 रुपये शगुन का देकर उसका तिलक किया और बोली, परिवार में स्वागत है छोटी बहू। खनक तो शॉक्ड थी। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। अचानक से खनक के मुंह से निकला, ओह गॉड, दिस इज टू मच। उसके मुंह से फर्राटेदार अंग्रेजी सुनकर राणा परिवार दंग रह गया और शेखावत परिवार ने अपना सिर पीट लिया। क्या राणा परिवार को खनक की पढ़ाई लिखाई के बारे में सच पता चल जाएगा? क्या शेखावत परिवार का झूठ सामने आएगा? और क्या होगा अनिरुद्ध और खनक की इस तकरार का अंजाम? जानने के लिए